नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ का रिवीजन चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। रिवीजन क्लास नंबर 3 होगी आपकी। रिवीजन क्लास नंबर 1 और 2 जरूर देखिएगा और इसको कंटिन्यूएशन में पढ़िएगा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। रिवीजन क्लास नंबर 3 है ये, इसमें आगे के टॉपिक्स हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, करंट अफेयर जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली वीडियो से कंप्लीट करना है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। इसका रिवीजन भी होगा, एक पर्टिकुलर वीडियो देंगे पापा वीडियो के फॉर्म में, और सेक्शन वाइज रिवीजन भी हमारा चलेगा। करंट अफेयर का रिवीजन पापा वीडियो मिल जाएगा आपको करीब 15-16 दिवस पहले एग्जाम के। उससे पहले सेक्शनल रिवीजन भी हम लोग कराएंगे करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल नेशनल मिला करके और इकोनॉमिक करंट अफेयर मिला करके 35 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें 30 का टारगेट आपको रखना है। हिंदी में 55+ का टारगेट आपको रखना है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो समान हिंदी का पापा वीडियो आप देखिए, और जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो अपनी पीडीएफ से पढ़ते रहिए। अगर आप पापा वीडियो नहीं देख सकते हैं, आपको बोर करता है, लंबा लगता है, तो टॉपिक वाइज भी बना हुआ है, हर टॉपिक का एक वीडियो, उससे आप कंप्लीट करिए। डेली 30 से 35 मिनट देखिए, और उसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी मैं यहाँ पर साझा करूँगा आपसे, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे करना होता है। क्लास 5 के बाद हम थोड़ा सा हिंदी पर भी फोकस करने लगेंगे, लेकिन आप लोग इसका रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि विलोम शब्द हो गया और वाक्यवर्तनी शुद्धि वाली जो कॉन्सेप्ट है, कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वगैरह, विलोम शब्द वगैरह, तो लर्न करने वाला पोर्शन भी है इसमें।
हमको अपना टारगेट हमेशा ही याद रखना है। हमारा टारगेट है कि कम से कम जो है 120 मार्क्स हर हाल में अचीव किए जाएं आउट ऑफ 200, जिससे हमारा कट ऑफ निकल सके हर कैटेगरी का। आपको पढ़ाई करते समय, प्रैक्टिस करते समय टारगेट करना है 200 में से 135-40 का, और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग हटा करके, गलत क्वेश्चन वगैरह छोड़ करके अगर आपके 115 से 120 के बीच भी स्कोर रहता है तो आप जो है क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे। समान अध्ययन के लिए ये शेड्यूल और ये मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। सभी पापा वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बने हुए सब्जेक्ट वाइज। डेली कम से कम 3 सब्जेक्ट का आपको 30-30 मिनट देखना है, और डेली रिवीजन जो क्लास हम लोग करा रहे हैं ये 30 से 40 मिनट के बीच की होती है, कभी 30-32 मिनट की, कभी 35-37 मिनट की। इससे आपको ये इंसाइट मिलेगा कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे मैक्सिमम समय तक रिवाइज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का दोहराव हम यहाँ पे करा देंगे, जिससे पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर का मैंने बता दिया, हिंदी का बता दिया। पेड ग्रुप मेंबर्स को मैं आपको बता दूं कि पेड ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको पीडीएफ जो है ये ग्रुप में मिल जाएगी। 1 से 5 तक क्लास तक की एक साथ हम देंगे, डेली नहीं मिलेगी ये। आप चाहें तो क्लास देख सकते हैं। 1 से 5 क्लास तक की पीडीएफ जो है एक साथ मिलेगी, फिर 5 से 10 नंबर क्लास की, फिर 10 से 15 नंबर क्लास की पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन लेक्चर्स आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें भी आपको मिलेगा मतलब फ़ायदा। किस तरीके से जो आपका स्टडी मटेरियल है पेड ग्रुप वाले किस तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, किस तरीके से नोट मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि नोट बना करके ही हम यहाँ पर आपको रिवीजन यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो आज के सब्जेक्ट्स हमारे रहेंगे रिवीजन के लिए। अब बिना देर किए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं हम लोग। इतिहास में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने जैसे बताया। इतिहास में सबसे ज़रूरी जो फैक्चुअल टॉपिक्स होंगे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। इतिहास का जो कालखंड विभाजन हमको एग्जाम के लिए याद रखना है, मोटे तौर पर ये याद रखना है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल है, इसके भी 3 फेजेस हैं या फिर 3 भाग हैं इसके। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड यानी निम्न पुरा पाषाण काल सबसे पुराना पीरियड, फिर जो है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी उच्च पुरा पाषाण काल। लोअर सबसे पुराना, मिडिल उसके बीच का, और अपर जब बिल्कुल जो है पैलियोलिथिक पीरियड खत्म होने वाला होगा और मेसोलिथिक पीरियड शुरू होने वाला होगा। तो इतना यहाँ पे स्पष्ट है। एक बार आ भी चुका है। तो सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर जो है चालकोलिथिक पीरियड, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ेंगे आगे क्लास में, वो चालकोलिथिक में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो भाग है ये प्री हिस्टोरी यानी में आता है, यानी कि प्राक इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको रिटन मटेरियल तो मिला है, यानी कि जो है सील पर लिखी हुई स्क्रिप्ट वगैरह मिली है, लेकिन उसको हम अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं। उसका मतलब क्या है, अभी भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। अभी आपने सुना होगा करीब 3-4 महीने पहले कि तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने इनाम रखा था कि जो भी सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट को डेसिफर कर लेगा, उसका मतलब समझा लेगा, उसको वो इनाम देंगे। ठीक है, तो अभी भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जा सका है, तो उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में क्या आता है कि जैसे ये पैलियोलिथिक पीरियड है यानी पुरा पाषाण काल है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। मध्य पाषाण काल है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, और बेसिकली उनसे एसोसिएटेड जो साइट्स हैं ये ज़्यादा पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। कौन कौन से स्थल किस काल संबंधित है, किस राज्य में स्थित है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर पुरा पाषाण काल पर। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल में क्या क्या मिला है हमको। पुरा पाषाण काल में जो औजार मिले हैं वो हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ये सब मिले हैं। इसको मैंने हिंदी माध्यम में नहीं लिखा है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन बस इतना ही होगा, हस्त कुठार, क्लीवर, चॉपर, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चॉपिंग टूल्स यानी काटने वाले औजार मिले हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, और कोई भी यहाँ पे शवाधान नहीं पाया गया है, यानी कि दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं। कहाँ, कब के? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के, यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल के। ब्लेड, पॉइंट, बोरर, फ्लेक टूल्स, फलक संस्कृति, ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है, मध्य पुरा पाषाण काल को, याद रखिएगा। और सिस्टमैटिक बुरियल यहाँ से देखने को मिलता है। सिस्टमैटिक बुरियल यानी कि जो अच्छे से जो शवाधान किया जाता था, मुर्दे को दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ से मिलना शुरू हुए हैं मध्य पुरा पाषाण काल से। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पुरा पाषाण काल से ब्लेड, ब्यूरन टाइप के टूल्स मिले हैं। मॉडर्न केव आर्ट मिला है। मॉडर्न केव आर्ट जैसे कहाँ कहाँ के साइट से मिला है वो भी हम देखेंगे। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में मॉडर्न केव आर्ट देखने को मिला, जैसे भीमबेटका वगैरह। ठीक, अब यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड पर आ जाते हैं। मेसोलिथिक पीरियड में मानव ने जो है पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। तो पशुपालन की शुरुआत हुई थी मेसोलिथिक पीरियड में। पशुपालन में क्या क्या पालता था मनुष्य? गोट पालता था जैसे, ठीक है, भेड़ पालता था, बकरी, भेड़, ठीक है, सुअर पालन होने लगा था। ठीक है, तो ये सब जो है जानवर पाले जाने लगे थे, याद रख सकते हैं हम। और
माइक्रोलिथ टूल्स यहाँ पर और मैक्रोलिथ टूल्स यहाँ पर देखने को मिलने लगे थे। माइक्रोलिथ जो है ये किससे एसोसिएटेड है, मेसोलिथिक पीरियड से, याद रख सकते हैं। इसके बाद न्यूलिथिक पीरियड में देखेंगे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, यानी कृषि की शुरुआत जो है मानव ने कर ली थी। तो कृषि की शुरुआत ऐसे ही नहीं हो गई थी, कृषि की शुरुआत करने के लिए मानव को कई सारे यहाँ पे आविष्कार करने पड़े थे, जैसे कृषि के उपकरण वगैरह, कृषि की तकनीकें वगैरह मानव ने सीख ली थी अब तक। और सिर्फ मानव जो है कच्चे मांस पर अब निर्भर नहीं था, क्योंकि कच्चे मांस पर निर्भर था यहाँ पर पैलियोलिथिक पीरियड में। पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में मानव ने सीखा कि सिर्फ मांस नहीं, पशुओं की और भी चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, जैसे पशुओं से हमको जो है खाल मिल सकती है, पशुओं की सींगों से हम औजार बना सकते हैं। ये सब जो है मानव ने सीखा और फिर जो है कृषि की तरफ मानव जो है बढ़ गया। कृषि की तरफ बढ़ गया तो मानव ने एक जगह पर रहना भी यहाँ पे शुरू कर दिया, यानी कि झोपड़ी वगैरह, परमानेंट आवास अपने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि एक दिन का काम तो है नहीं, उसमें दो तीन महीने, 3-4 महीने जुटना पड़ता था। तो मानव ने जो है एक जगह रहना शुरू कर दिया। अभी तक मानव क्या है, घूमता फिरता रहता था, घुमंतु जीव के रूप में रहता था, कोई परमानेंट आवास अपना नहीं बनाता था। लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में आपको कई सारी झोपड़ियाँ मिली हैं और इवन कई सारी जगहों पर जो ड्वेलिंग है, यानी जो आवास मिले हैं, वो पिट वाले आवास यानी गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास कहाँ से मिले हैं, एग्जाम में आता है। गर्त आवास मिले कश्मीर वाले रीजन से, ठीक है, बुरज़ोम गुफकराल से गर्त आवास मिले हैं, और कुछ गर्त आवास जो है डेक्कन रीजन से भी मिले हैं। और पूरे देश में जो न्यूलिथिक साइट्स हैं या फिर जो नवपाषाण काल के स्थल हैं, उसमें सिंपल झोपड़ियाँ मिली हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट भी मानव ने करना शुरू कर दिया था, जैसे केव पेंटिंग्स मिली कई सारी, ठीक है, बीड मेकिंग के एविडेंसेस मिले, मन के बनाने के प्रमाण, और मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है न्यूलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है। ये सब जो है न्यूलिथिक पीरियड के बारे में ध्यान रख सकते हैं। इतनी सिंपल सरल स्पष्ट भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। ज़्यादातर बुक्स में बहुत वर्बोस कंटेंट दिया है, यानी कि भर भर के दिया है, ठीक है, मोनोटनस आपको प्रतीत होगा और लगेगा कि याद नहीं हो रहा। मैंने जो चीज़ें बताई वो स्पष्ट है कि न्यूलिथिक पीरियड मेसोलिथिक पीरियड से कैसे अलग है, मेसोलिथिक पीरियड जो है पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल से कैसे अलग है। अब निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि पुरापाषाण काल का स्थल पूछ लेंगे तब भी यही होगा, निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल पूछ लें तो यही सारे साइट्स होंगे। तो निम्न पुरापाषाण काल के स्थल कौन से हैं, जैसे सिंघी तालाब। सिंघी तालाब ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है, सिंघी तालाब राजस्थान में। इसके अलावा भीमबेटका और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, निम्न पुरापाषाण काल संबंधी स्थल हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भीमबेटका ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें पुरापाषाण काल के संबंधित जो है पेंटिंग्स मिली हैं, और भी एविडेंसेस मिले हैं। भीमबेटका में बाकायदा जो है निम्न पुरापाषाण काल की भी पेंटिंग मिली है, मीजोलिथिक पीरियड की, मध्य पाषाण काल की भी पेंटिंग्स मिली हैं, और इवन न्यूलिथिक पीरियड की, चालकोलिथिक पीरियड की कई सारी जो है एविडेंसेस मिले हैं इसमें। तो भीमबेटका एक मीजोलिथिक साइट भी है, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल का भी स्थल है और निम्न पुरापाषाण काल का भी, ठीक। ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमको यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के। पैसरा बिहार से निम्न पुरापाषाण कालीन संबंधी स्थल मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक स्थल जो है केवल उसमें एक ही तरीके के एविडेंसेस मिलेंगे। पैसरा जो है एक मीजोलिथिक साइट भी है, यानी कि जो है ये वाला साइट भी है, मीजोलिथिक पीरियड का साइट भी है आपका पैसरा, और आपका उच्च पुरापाषाण काल का, मतलब निम्न पुरापाषाण काल का भी स्थल है, ठीक है। तो पैसरा जो है मेसोलिथिक पीरियड को भी बिलोंग करता है और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को भी, ये ध्यान रखना है, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं चिरकी निवासा। चिरकी निवासा आपका महाराष्ट्र में है, और हुंगासी और यदियापुर ये आपका कर्नाटक में है। हुंगासी, यदियापुर, आतिरापक्कम ये तमिलनाडु में है। निम्न पुरापाषाण कालीन संबंधी स्थल। अब मध्य पुरापाषाण कालीन संबंधी स्थल कौन कौन से हैं, जैसे डिडवाना और पुष्कर झील जो है ये राजस्थान में, हिरन वैली, हिरन घाटी, ये हिरन नदी घाटी गुजरात में, पोटवार का पठार इंदुस और झेलम नदियों के बीच, ये आपका मध्य पुरापाषाण कालीन संबंधी स्थल है। उसके बाद संघाव की गुफा नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, ये भी आपकी जो है कह सकते हैं मिडिल पैलियोलिथिक साइट है। लूनी नदी की जो घाटी है इसमें कई सारे टूल इंडस्ट्री मिली हैं। और कालपी जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी मध्य पुरापाषाण कालीन संबंधी स्थल या एविडेंसेस मिले हैं। अब उच्च पुरापाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, उच्च पुरापाषाण काल के स्थल हैं रोहड़ी हिल्स इन सिंध रीजन, ठीक। चोपड़ी मांडो बिलान वैली में, ये उच्च पुरापाषाण कालीन संबंधी स्थल है। और बागौर जो है मध्य प्रदेश में उच्च पुरापाषाण काल का स्थल है। पैसरा बिहार में उच्च पुरापाषाण काल का भी स्थल है, और जो है निम्न पुरापाषाण काल का भी स्थल है, मध्य पाषाण काल का भी स्थल है। हाव और खोवाई वैली जो है, हावड़ा और खोवाई वैली त्रिपुरा में, कुरनूल और मच्छल चिंतामणि गावी
ये आंध्र प्रदेश में जो है ये है उच्च पुरापाषाणकालीन संबंधी स्थल। निम्न पुरापाषाणकालीन संबंधी एक और स्थल है जिसको आपको देखना चाहिए, वो कौन सा है? वो है गुडियाम की गुफा, गुडियाम केव्स, तमिलनाडु में। इसके बारे में आ चुका है, गुडियाम केव्स तमिलनाडु में। ये आपका एक जो है कह सकते हैं निम्न पुरापाषाणकालीन संबंधी स्थल है। तो अभी हमने ये वाले स्थल कवर कर लिए आपके, ये पुरापाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के, मतलब ये पुरापाषाण काल के सारे स्थल हमने कवर कर लिए। मध्यपाषाण काल के और नवपाषाण काल के स्थल, उनकी लिस्ट वगैरह और बाकायदा मैपिंग सहित आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, हिस्ट्री का भी यहीं पर रखते हैं, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन ओवरडोज हो जाता है। अब जाते हैं थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लेते हैं हम लोग। पॉलिटी में संविधान सभा के बारे में जैसे मैंने बताया था, संविधान सभा हम लोग डिस्कस करेंगे। और संविधान सभा में जो है कुछ बेसिक फैक्ट अभी भी पूछे जाते हैं। जब से स्टेट पीसेस शुरू हुए होंगे तब से मुझे लगता है संविधान सभा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अभी भी कुछ कुछ इससे पूछा जाता ही जाता है। तो संविधान सभा की सबसे पहले जो है बात किसने कही थी? जैसे पूछते हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? संविधान सभा की डिमांड सबसे पहले रखी थी मानवेंद्र नाथ रॉय ने, यानी कि एम एन रॉय ने। मांग रखने का श्रेय सबसे पहले जाता है यहाँ पे एम एन रॉय को। सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग रखी थी एम एन रॉय ने। इसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली इसको डिमांड किया था अपने 1934 दिसंबर के सेशन में, या 1935 कह सकते हैं। कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने की 1935 में। हालांकि भारतीय द्वारा संविधान सृजन की दिशा में पहला प्रयास माना जाता है किसको? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट की गई थी। उसमें जो है संविधान भारतीयों द्वारा बनाए जाने की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट में हालांकि एक खामी थी कि इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना होकर के ब्रिटिश राज के अधीन एक डोमिनियन की मांग की गई थी यहाँ पर। तो इस वजह से कुछ जो मतलब यंग कांग्रेसी थे, खुद जो है जवाहरलाल नेहरू, इन सबको ये मांग अस्वीकार थी। उनका कहना था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रयास करना चाहिए। तो ऑफिशियली कांग्रेस डिमांड करती है 1935 में, और फिर आगे जाकर के 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो हमें ऐसा संविधान चाहिए जो प्योरली जो है भारतीयों द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, संविधान सभा के संबंध में अगर ब्रिटिशर्स की बात करें कि सबसे पहले मांग स्वीकार की थी, कब मांग स्वीकार की थी? अगस्त प्रस्ताव में। फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने संविधान भारतीयों द्वारा बनाए जाने की मांग मान ली थी अगस्त ऑफर में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन में जो है इसको दोहराया गया कि जो है मार्च 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें बात दोहराई गई कि हाँ, भारतीयों को संविधान बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक, कैबिनेट मिशन के तहत जो है फाइनली ये मतलब तय किया गया था कि किस रीति से जो है संविधान सभा का सृजन होगा, संविधान सभा कैसे बनेगी। क्योंकि अभी तक जो टसल जो चल रहा था क्रिप्स मिशन के बाद भी संविधान सभा इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 संविधान सभा बने, जबकि कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल और कहा था कि संविधान सभा तो एक ही बनेगी। ठीक है, और डिमांड जो पाकिस्तान की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। तो मुस्लिम लीग की डिमांड को कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था, वो कहा था कि संविधान सभा तो एक ही बनेगी। तो इसी वजह से जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, और जो है इसको ज्वाइन नहीं किया था। फाइनली लॉर्ड वेवल के कहने पर बाद में 5 मुस्लिम लीग के सदस्य जो है जुड़ते हैं अंतरिम सरकार से। और अगर आपसे पूछें कि संविधान सभा का निर्माण किस स्टैचूट के तहत हुआ था, तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 की धारा 8 के तहत जो है संविधान सभा का सृजन किया गया था। ये याद रख सकते हैं आप। अब कुछ यहाँ पर फैक्ट रहेंगे जो हमेशा ही जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे संविधान सभा की पहली जो है मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 9, 1946 को। इसको बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है असेंबली के जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। अंतरिम तौर पर जो मतलब अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा का, क्योंकि ये फ्रेंच प्रथा है, जो सबसे पुराना मेंबर होता है उसी को पहले सेशन में अध्यक्ष बनाते हैं। हालांकि बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए थे यहाँ पे उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी बनाए गए थे। संविधान सभा के सेक्रेटरी जनरल थे HVR अय्यंगर और चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। याद रखना है। BR अम्बेडकर चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग इनको मिलता है। BPSC ने भी अपने लेटेस्ट जो है PT एग्जाम में पूछा था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे कहा जाता है BR अम्बेडकर को। ठीक है, आप यहाँ पर MN रॉय नहीं लगा देंगे। ठीक है,
BN राव भी नहीं लगाएंगे। BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये एक बार पूछा जा चुका है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 11 सेशन इसमें हुए थे और 60 से अधिक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे स्टडी किया गया था और 114 दिवस तक डिबेट चली थी। 64 लाख रुपए खर्च आया था उस समय संविधान सृजन में। ये आप याद रख सकते हैं संविधान सभा के बारे में। और भी कुछ फैक्ट रहेंगे, जैसे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के जो सदस्य बाद में जुड़े थे लॉर्ड वेवल के बहुत मनाने पर, वो कौन कौन से सदस्य थे, ठीक है। ये थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, गजनफर अली खान, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला था, लियाकत अली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको दिया गया था, आई चुद्रीगर ये कॉमर्स से जुड़े थे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कम्युनिकेशन अब्दुल राब निश्तर को बनाया गया था। तो ये 5 मेंबर मुस्लिम लीग के जुड़े थे। लेकिन एक चीज़ आपसे कई बार नहीं बताई जाती है बुक्स में कि जब ये 5 मेंबर जुड़े तो कौन कौन से जो पहले के मेंबर थे उन्होंने इस्तीफा दिया था अंतरिम सरकार से। तो इन 5 सदस्यों को अकोमोडेट करने के लिए 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, 2 सीट पहले से खाली थी। सैयद अली ज़हीर, शरद चंद्र बोस, सर शरफत अहमद खान ने इस्तीफा दिया था, तब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो पाए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारी कमिटीज़ बनी थी जिसके बारे में भी पूछा जाता है। तो कौन कौन सी कमेटी यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। जो समिति बनी थी, जैसे संघ शक्ति कमेटी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता। प्रांतीय संविधान समिति जो सरदार पटेल अध्यक्षता। प्रारूप समिति के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो काफ़ी पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, सरदार पटेल। इस जो कह सकते हैं कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी। इसकी कुछ सब कमिटीज़ बनी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी की अध्यक्षता JB कृपलानी ने, माइनॉरिटी सब कमेटी की अध्यक्षता HC मुखर्जी ने, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदोले ने अध्यक्षता की थी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी AV ठक्कर, इन्होंने अध्यक्षता की थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, इसके मेंबर्स का नाम जो है लिखा हुआ है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी फॉर निगोशिएशन या प्रिंसली स्टेट से निगोशिएशन करने के लिए जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संचालन समिति की अध्यक्षता किसके पास थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो इस तरीके से आपको कम से कम ये चीज़ें संविधान सभा के बारे में याद रखनी ही चाहिए। अब अगले टॉपिक पर आने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताई थी, तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, इससे संबंधित पूछा गया है। तो भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये शामिल होता है, ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है, ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा D, पर्यावरण में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। और इसमें आपको एक बेस्ट डेफिनेशन भी मिल गई पर्यावरण की, जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखना है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल होता है। इन्वायरमेंट में ये A, B और C तीनों ही चीज़ें शामिल हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग ये वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाना है कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट, उसका प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है। सूची 2 में वर्तमान स्थल पूछा है और सूची 1 में पुरातात्विक स्थल है। अब इसमें 4 स्थल दिए हुए हैं, निवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा। अभी हमने कई सारे साइट्स डिस्कस किए थे, उससे आप इसमें कर लेंगे। चिरकी निवासा ये कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ईसमपुर चलिए आपने अभी नहीं पढ़ा है तो इसको स्किप कर देते हैं। डिडवाना झील ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। गुडियाम की गुफा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। ईसमपुर ये कहाँ बच रहा है, कर्नाटक में पाया जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा C। अब इसमें देखिए अन्य किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि ये निम्नलिखित स्थल हैं, इसको उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो आप कैसे करेंगे, आपको राज्य पता होना चाहिए कौन सा किस राज्य में है। यहाँ पर इसकी करेक्ट व्यवस्था क्या हो जाएगी, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। उत्तर सरल है, अब आपको राज्यों के नाम भी पता है। आगे ये प्रश्न है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का आशय क्या होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या क्या शामिल होता है कि ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, पर्यावरणीय गुणों का निम्नीकरण, एडवर्स चेंजेस बॉट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव गतिविधियों से पर्यावरण में खराब चीज़ें होना, विपरीत परिवर्तन लाना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
ये भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये प्रश्न है, ये हमारी टीम का प्रश्न है, ये PYQ नहीं है। तो इससे पूछा गया है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के रूप में भारत के संविधान सृजन की दिशा में पहला प्रयास किया गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी ब्रिटिश रूल से। नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा अब आप बता सकते हैं, मैंने आपको बताया इसी वीडियो में। अगर आपने ध्यान सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके बताइए। भूगोल में हिमालय पर्वतमाला वाला जो टॉपिक बच रहा है इसको हम लोग क्लास नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखिए डे 1 में हम आपको ये पूरी तरह से समझा दिए थे कि ये जो आपकी स्क्रीन पे कटआउट दिख रहा है ये किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर एक तार लगा होता है जिसे कहते हैं फ्यूज़ वायर, और ये आपके घर में अगर गलती से भी हैवी करंट आ गया तो आपके सभी अप्लायंस को, जिसमें टीवी, फ्रिज, पंखा कुछ भी शामिल हो सकता है, ये आराम से बचा लेता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि ये तार अपने आप को ख़त्म कर लेता है, और आपको पता तब चलता है जब आपके इस कटआउट से धुआं निकलने लगता है, एकदम आगी वागी सब फेंक जाती है वहाँ पर। इतना ज़्यादा यूज़ में आने के बावजूद आज के टाइम पे ये एकदम गायब हो गए हैं। अभी आपको दिखते हैं ये जो आप देख रहे हो ना इस तरीके से, इसे कहते हैं MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ की जगह पे अभी ये यूज़ होते हैं। फ्यूज़ में हम आपको ये बताए थे कि ये हीटिंग इफ़ेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जब भी करंट आता है वो अपने साथ ऊष्मा लेकर के आता है, और वो इस तार को पिघला देती है, और साथ में ही सारा का सारा करंट वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, आगे जा ही नहीं पाता है। जैसे ये पिघल जाता है वैसे ही सारा का सारा करंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि कटआउट में तार आपको दोबारा बांध के कटआउट को वापस जोड़ना पड़ता है, तब जाके सप्लाई वापस से आपके घर में चालू हो जाती है। लेकिन उस सिचुएशन को इमेजिन करो कि मान लो कोई घर में ही ना हो, तब उस सिचुएशन के लिए ये MCB आ चुके हैं। जैसे ही हैवी करंट आएगा ना तो अपने साथ वो हीट के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी लेके आता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई हैवी करंट के ऊपर चिपक जाता है तो वो तब तक नहीं छूट पाता जब तक कि वो मर नहीं जाता। क्या बोला तूने? तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो उसी मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं हम इसी MCB में। इसी मैग्नेटिक प्रभाव के कारण ये चुंबक की स्ट्रेंथ की वजह से नीचे खिसक आता है और पट्ट से गिर जाता है ये MCB। और जैसे ही कोई घर में नहीं रहता ये गिरा ही रहेगा। जैसे ही आप घर में एंट्री कीजिएगा आपको इसे उठाना पड़ेगा, और अगर ये ज़्यादा हाइट पे लगा हुआ है तो लकड़ी मार के इसको उठाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तभी जाके सप्लाई वापस से चालू हो पाएगी। पहले की तरह आपको इस फ्यूज़ में तार बांध के वापस इस कटआउट को इसमें घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात ये कि ये फ्यूज़ केवल और केवल घर की मेन सप्लाई में, जो पहला मेन करंट का तार आ रहा होता था ना, एकदम स्टार्टिंग में लगाना पड़ता था। लेकिन इस MCB की खास बात यह है कि स्टार्टिंग के साथ साथ आप अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग इस तरीके के MCB भी यूज़ कर सकते हो। मान के चलो आपके घर में है 4 कमरे, जिनमें से एक में महंगे महंगे अप्लायंस लगे हुए हैं, वहाँ पे फ्रिज है, टीवी है, AC है, और दूसरे कमरे में बस छोटे मोटे पंखे, एक आधा बस CFL है या बल्ब है, कुछ भी है। तो जो पहले वाला कमरा है उसको आप बचाने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो उसमें हर एक अप्लायंस का आप MCB लगा देते हो, और जैसे ही आपको पता चलता है वोल्टेज हाई हो गया है तो उसकी वजह से हैवी करंट भी आएगा तो तुरंत MCB डाउन हो जाएगी, उस अप्लायंस को होने वाली सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी और वो बच जाएगा। जो मकान मालिक ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना वो एकदम लो एम्पियर वाले, बहुत कम एम्पियर की रीडिंग वाले ये MCB लगा देते हैं किराएदार जहाँ रहते हैं वहाँ पे, और जैसे ही MCB गिर जाता है और जो जानकार नहीं इनके पास पहुँचेगा फिर इसको हड़काना चालू करेंगे कि काहे चलाते हो। अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। देखा हमारी लाइट फूंक गई है। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाने वाले काम भी कई बार किए जाते हैं। तो ये तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम आपको MCB का पूरा समझा दिए कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करेगा और नीचे गिर जाएगा, कोई आगी नहीं फेंकेगी, कहीं से कोई एक चिंगारी तक नहीं उठेगी। आप आइए आराम से इसको वापस उठा दीजिए, सप्लाई चालू हो जाएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
तो जो भी क्वेश्चन बनना होगा यहीं से बन जाना चाहिए। एमसीबी किस पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट पे, और फ्यूज़ हीटिंग इफेक्ट पे। आप जाते जाते रीजनिंग के 2 सवाल भी करके जाओ। अब इसके विपरीत पूछा है, विपरीत नहीं समझे, इसके सामने @ कहाँ दिख रहा है? यहाँ इसके सामने है ये। तो 2 तरीके हैं, या तो अपनी आंखों में एक्सरे फिट करा के लेके आओ और इसके आर पार देख लो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? या तो फिर जो तरीका हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखो। अब देखो, जैसे कि ये आपसे पूछ रहा है @ का अपोजिट, तो @ के साथ में जो सतहें आपको दिख रही हैं उसमें तो ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इसके सामने इस सरफेस में जो कि हमें दिख नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है ये डॉलर, ये रुपए, ये दोनों नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे @ के साथ ये दिख रहा है, ये नहीं हो पाएगा। तो सेम पासे में जो जो दिख रहे हैं वो उसके अपोजिट तो नहीं हो पाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आंसर डी हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसी तरह से एक और सवाल करो। एनालॉजी आपने बहुत देखी होगी लेकिन ऐसी नहीं देखी होगी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। जिस तरह से मेटल का संबंध ओर के साथ है, तो ये जो अयस्क होता है ना, ये अर्थ की क्रस्ट में पाया जाएगा और फिर उसको वहाँ से खोद के निकालने के बाद में इसकी मेटलर्जी करके इस मेटल को फाइनली निकाला जाता है और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग की जाती है। तब जाके कोई भी मेटल हो, चांदी है, सोना है, लोहा है, कुछ भी है, वो आपको मिल पाता है। तो अयस्क से मेटल निकल रहा है, तो ये बताओ तेल काहे से निकल रहा है? वो हमेशा बीज से निकलेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।